अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और HMN हॉलीडेज़ से मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। HMN हॉलीडेज़ में आपको बताता चलूँ कि वी आर प्रोवाइडिंग द ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज, जिसमें आपकी होटलिंग, आपकी टिकटिंग, आपकी इंश्योरेंस, आपकी उम्रा सर्विसेज और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी वीज़ास कंसल्टेंसी आ जाती है। वी आर द सर्विस प्रोवाइडर। हम वीज़ास की एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं, आपकी फ़ाइल मेकिंग में आपकी हेल्प आउट करते हैं, लेकिन वीज़ा मिलने या ना मिलने का इख्तियार वो टोटली एम्बेसी का है। हमारी कोशिश यही होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से प्रिपेयर किए जाएं कि वीज़ा मैक्सिमम लगे, लेकिन मेन चीज़ होती है कि एप्लीकेंट की प्रोफाइल कैसी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, और आज की जो वीडियो है हमारी वो है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा पाकिस्तान से किस तरह लिया जाता है या पाकिस्तान से बाहर कैसे लिया जाता है, तो आज एक दफ़ा फिर उसको हम दोबारा से दोहरा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली ई वीज़ा है। जो लोग कहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया का स्टिकर वीज़ा चाहिए, तो सबसे पहले चीज़ क्लियर कर लें कि ऑस्ट्रेलिया का स्टिकर वीज़ा नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा होता है। और ये वीज़ा जो है वो 1 ईयर से लेकर 2 ईयर्स तक मल्टीपल एंट्री या सिंगल एंट्री वीज़ा आपको दिया जाता है एज़ पर एम्बेसी डिस्क्रिप्शन। एम्बेसी चाहे तो 2 साल का भी दे देती है, एम्बेसी चाहे तो 5 साल का भी दे देती है, और ज़्यादातर केसेस में 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल रहा होता है। वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट एंड टफेस्ट वीज़ास में से एक है। टफेस्ट इस सेंस में कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप फुलफ़िल करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं वीज़ा लगने के। और इजी वीज़ा ये है कि आपको एम्बेसीज़ की हैसल नहीं करनी पड़ती। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपकी बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम लास्ट 6 मंथ एक अच्छी मेंटेन होनी चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 2 से 3 मिलियन है तो एक अच्छा बैलेंस इसको कंसिडर किया जा सकता है, प्लस अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। ये आपकी इनकम कहाँ से आ रही है इसका आपने एविडेंस देना है। चाहे अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे SCCP के हैं, चाहे चेंबर की रिकमेंडेशन लेटर है, आपका NTN है, आपके टैक्स रिटर्न्स हैं, ये और वो लोग इदारे जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सोर्स ऑफ इनकम को डिक्लेयर करती है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ HR का लेटर होता है। HR का लेटर जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं उसका HR डिपार्टमेंट या जो आपके ऊपर लोग हैं वो आपको लेटर इशू करते हैं, जिसमें वो मेंशन करते हैं कि मिस्टर अली जो है या ABC जो भी हैं वो हमारी कंपनी में इतने अरसे से मुंसलिक है, इनका डेजिग्नेशन ये है और इनकी एनुअल इनकम या मंथली इनकम ये ले रहे हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इनके ट्रैवल के लिए, और हम इनको इतने दिनों की छुट्टी ग्रांट कर रहे हैं। ये होता है HR का प्रॉपर लेटर। प्लस जो जिस वे में वो आपको सैलरी दे रहे हैं वो उसकी एविडेंस लगाना होता है। लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स लगानी होती हैं, और अगर आपकी सैलरी बैंक में आ रही तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती, क्योंकि वो एक क्रिस्टल क्लियर एक चीज़ बन जाती है कि इनको थ्रू बैंकिंग चैनल जो है वो सैलरी मिल रही है। अगर जो लोग कैश में सैलरी ले रहे हैं तो उनके लिए एम्बेसी के लिए थोड़ा जज करना मुश्किल हो जाता है कि ये इनकी जेन्युइन सैलरी है भी या जस्ट इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए। तो ये हो गया सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से। इसके अलावा FRC रिक्वायर्ड होता है और लेटेस्ट FRC चाहिए। अब बहुत सारी एम्बेसीज जो है पुराने FRC नहीं रिक्वायर्ड करी, वो कहते हैं विद इन द 1 ईयर की आपको FRC इशू करनी है और वो आपने लगानी है। अगर आप शादीशुदा है और मिसेस के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो MRC इज़ आल्सो रिक्वायर्ड, MRC इज़ आल्सो मस्ट। FRC हो गया, MRC हो गया। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड, आपका जो स्मार्ट कार्ड है उसकी कॉपी रिक्वायर्ड होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन फॉर्मेट में चाहिए होते हैं। इसके अलावा अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है, कोई रेंटल इनकम है, तो वो भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप लगा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है सब क्लास 600 की मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होता है। उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड होते हैं। उसके बाद फिर एम्बेसी की फ़ीस पे होती है, और एम्बेसी की फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली 195 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, जो भी आज का ROE है उस हिसाब से ये कैलकुलेट होती है।
तो 197 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। जब ये फ़ी पे हो जाती है तो तब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। अभी सिर्फ आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है, अभी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हुई। आपकी एप्लीकेशन तब प्रोसेस होगी जब आप बायोमेट्रिक लिए जाएंगे और आपकी बायोमेट्रिक होगी। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो उसके कुछ टाइम के बाद, बाज़ दफ़ा सेम डे पे भी, बाज़ दफ़ा 1-2 दिन के बाद भी, बाज़ दफ़ा विदिन 1 वीक भी आपको एक बायोमेट्रिक लेटर आता है। वो बायोमेट्रिक लेटर लेके आप जेरिस VFS के ऑफिस में जाते हो। पाकिस्तान में जेरिस के ऑफिस जो हैं वो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में है। इसमें आपने जाना है जेरिस के ऑफिस में, वहाँ पे जाके आपने बायोमेट्रिक की फ़ी पे करनी है और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में चली जाएगी। जब आपने जेरिस के ऑफिस में जाना है तो आपने बायोमेट्रिक लेटर प्लस ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है। वो बायोमेट्रिक करने के बाद आपको ओरिजिनल आपका जो पासपोर्ट है वो वापस कर देंगे और तब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होती है, प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। अब ये वेरी कर रहा होता है, कुछ लोगों का 4 दिनों में जवाब आ जाता है, कुछ लोगों का 10 दिनों में आ जाता है, कुछ का 2 हफ्तों में आता है, कुछ का 3 महीनों में आता है, कुछ का 2 महीनों में आता है। हर किसी का केस जो है वो डिफरेंट वेरी कर रहा होता है। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं कि हमने एक कंपनी का जो है वो वीज़ास प्रोसेस किए थे। अप्रॉक्सीमेटली 75 लोग थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना था, एक उनकी कंपनी का टूर था। उनमें से हर किसी का जो वीज़ा है वो डिफरेंट डेट्स पे आया था। किसी का 3 दिन में आ गया था, किसी का 15 दिन में आया था और किसी का ट्रैवलिंग से 2 दिन पहले वीज़ा आया था। तो वीज़ा की जो प्रोसेसिंग है वो वेरी कर रहे होते हैं। इसमें परेशान होने की बात नहीं कि उसका आ गया तो मेरा क्यों नहीं आया। तो वो डिपेंड करता है कि बंदे की प्रोफाइल कैसी है, ट्रैवल हिस्ट्री कैसी है, इन सारी चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। तो जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाता है और आपको वीज़े की कॉपी रिसीव हो जाती है ऑन ईमेल। और अगर खुदा न खासा वीज़ा नहीं आता तो उसके ऊपर रिफ्यूज़ल रीजंस लिखी होती है कि इन बिना पे हमने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है तो कोशिश करनी है कि उसमें हर चीज़ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो वाहिद कंट्री है जो डाटा शेयर करता भी है और बाकी कंट्री से डाटा लेता भी है। तो कोई भी अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आपने उसको बाकायदा नोटिफाई करना है, बताना है कि इस रीज़न्स की वजह से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। ऐसा नहीं है कि अगर वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो गया और आप दोबारा कहोगे मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आपको दोबारा नहीं देंगे। मैं आपको अपनी एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे एक क्लाइंट ने हमारे पास आए, हमने उनकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल की, उन्होंने नहीं हमें बताया कि उनकी वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई थी। तो एम्बेसी ने बाकायदा हमसे क्यूरी की कि आपने तो बताया कि आपकी कोई वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं हुई, लेकिन हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपका फ़लाने कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो गिव अस द रीज़न। चूँकि उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी तो इसलिए एम्बेसी ने भी जो है इंक्वायरी हमसे की कि वीज़ा क्यों नहीं आपने नोटिफाई किया। फिर हमने बाकायदा उसका केस बनाया, उसको जस्टिफाई किया कि जो भी हमने तरीक़ाकार अपनाया। फिर जिस दिन हमने उनको रीज़न दी उससे वेरी नेक्स्ट डे उनका वीज़ा ग्रांट हो गया। तो जिन लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में हमेशा USA की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी हर चीज़ सच बतानी चाहिए। तो ये थी आज की ऑस्ट्रेलिया की इन्फॉर्मेशन। अगर किसी भाई को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया के हवाले से या कंसल्टेंसी लेना चाहता है ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के हवाले से तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमारा नंबर नोट कर लें 0313212202। आने से पहले टाइम लाजमी लें और अपनी प्रोफाइल लाजमी शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।